महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक की राजनीति में बड़ा भूचाल आया हुआ है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बगावत अब खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी के कई सांसदों ने रास्ता अलग कर लिया है और अब अपनी सदस्यता बचाने से लेकर नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश तक हर मोर्चे पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसी उथल पुथल को लेकर आज ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो वहीं टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद का कहना है कि तृणमूल एक जीती जागती पार्टी है, ममता बनर्जी उसकी नेता है। ये संघर्ष है और संघर्ष में सबसे ज्यादा उभर कर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल फिर आई है। समझ सकते हैं कि तृणमूल एक जीती जाती पार्टी है, ममता बनर्जी उसकी नेता है। ये संघर्ष है और संघर्ष में सबसे ज्यादा उभर कर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल फिर आई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बयान सामने आया है रचना बनर्जी की ओर से। उन्होंने साफ कहा कि वो कभी भी ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकती और उनके लिए सम्मान हमेशा बना रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी जता दिया कि जनता ने उन्हें सिर्फ पार्टी के चेहरे की वजह से नहीं बल्कि उनके अपने जनाधार और लोकप्रियता के कारण चुना है। कि सब लोग बोलते हैं कि दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है। सही है, दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है क्योंकि तृणमूल का साइन ही दीदी है। तृणमूल कांग्रेस में जो लोगों के पास जिनका चेहरा होता है वो दीदी का ही होता है, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दीदी को देख के वोट हुआ है और वोट दिया गया है रचना बनर्जी को। वो इसलिए नहीं कि मेरा चेहरा देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और मैं फिल्म स्टार हूँ इसलिए मुझे वोट मिला है। उन्होंने मुझे वोट दिए हैं इसलिए क्योंकि मैं काम कर सकूँ उन लोगों के लिए। दीदी चेहरा थी और उसके बाद उन्होंने हमें वोट दिया है क्योंकि मैं उन लोगों के लिए, मैं अपनी क्षेत्र के लिए मैं अच्छे काम करूँ, साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं अच्छे काम कर सकूँ। तो वहीं भवानीपुर चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली टीएमसी प्रमुख की हाईकोर्ट में याचिका पर यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि ममता अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। शायद वो भविष्य में सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगी। किस्सा बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। जिस ममता दीदी को जनता ने नकार दिया, जनता की अदालत ने फैसला सुना दिया, अब वो कोर्ट में जाके मेरे ख्याल से अपनी हताशा को, अपनी निराशा को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल की जनता ममता दीदी के शासन से, कुशासन से त्रस्त रही है और शायद उन्हें अब भविष्य में कभी सत्ता करने का मौका बंगाल की जनता नहीं देने वाली है। विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर मिली हार को हाईकोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है। ये वही सीट है जहां पर बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी को हराया है। उन्होंने 4 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों को चैलेंज किया है। शुभेंदु अधिकारी ने 15,104 वोटों से ममता बनर्जी को हराया था। अगर आपको याद होगा कि 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो मामला अभी भी चल रहा है। उस बार भी शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें शिकस्त दी थी। ममता बनर्जी के लिए ये संकट सिर्फ सीट संगठन का नहीं बल्कि नेतृत्व को लेकर बढ़ते असंतोष का भी बताया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या टीएमसी इस बगावत को संभाल पाएगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए समीकरण का जन्म होना जा रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली और कोलकाता दोनों की राजनीतिक हलचल इस सवाल का जवाब तय करेगी। ठीक है, तो आप ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर मार्च कर रही हैं। आपको पता है ये कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी निकल जाती हैं इस तरीके से। ये उनका बड़ा चिर परिचित अंदाज है और अभी भी वो यही कहने की कोशिश कर रही हैं, रॉयल बंगाल टाइग्रेस उनको उनके नेता बताते हैं, लेकिन वो यही जताने की कोशिश कर रही हैं कि संघर्ष उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा है। और देखिए, पहली एक इससे पहले भी वो सड़क पर उतर चुकी है, जहां पर गिनती के 7 विधायक और 3 सांसद पहुंचे थे। आज भी देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग हैं। ममता बनर्जी को पता है कि अब पार्टी उनके हाथ में उस तरीके से नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करती थी। इसके अलावा ये भी कहें कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर उनका भरोसा अब भी
कायम है कि अभिषेक बनर्जी के चलते और उनके व्यवहार के चलते जो टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता असंतुष्ट हुए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कि अभिषेक बनर्जी उस रुख में कोई बदलाव करेंगे? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी में को जिस तरीके से वो पहले चलाती थी, अभिषेक बनर्जी के पहले वाली ममता बिल्कुल अलग थी और अभिषेक बनर्जी के बाद वाली ममता बिल्कुल अलग है, ये कहते हैं तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, वैसे ही ले चलेंगे। डॉक्टर विजय कुमार सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, संगीता सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हुई है, संजय द्विवेदी शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं और मोहम्मद एहतशामुल हक टीएमसी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर विजय कुमार सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको ममता का राजनीतिक भविष्य? क्या और टूट होगी? क्या इस टूट को वो संभाल पाएंगी? अब तो जितना नुकसान होना था उससे ज्यादा नुकसान उनको हो चुका है। हमको जो दिखाई देता है दीपक जी भाई कि ममता जी की पार्टी अब नहीं रहेगी और इसका मूल कारण वही जो अभी पूर्व में हमने कहा कि नैतिक मूल्यों वाले विधायक सांसद का ना होना। हर पार्टी में जो विधायक सांसद चुन के आता है उसको सत्ता चाहिए और सत्ता किसी की भी हो, अगर वो सत्ता में नहीं है तो सत्ता तक पहुंचने का पूरा प्रयास करता रहता है। और ये जो आज हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है 1967 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी जिसको पीसी जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस ने गिरा दिया था और उसी प्रकार 1970 में फिर जनता ने यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई। अजय कुमार मुखर्जी जी के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को कांग्रेस ने गिरा दिया था। तो आज उस समय नैतिक रूप से ज्यादा लोग थे, तब सरकार कांग्रेस गिरा रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी, हमें नहीं लगता कि उसका बहुत कुछ योगदान हो सकता है। आज खुद टूटने के लिए, बिखरने के लिए और सत्ता पाने के लिए विधायक सांसद स्वतः लालायित है और उसी का परिणाम पश्चिम बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में ही है, पूरे देश में रहेगा। विपक्ष में कोई रहना ही नहीं चाहता, विपक्ष में रहने के लिए कोई तैयार ही नहीं है और ममता बनर्जी जी समय से समझ ना पाने की वजह से अब उनका अस्तित्व, सरकार, पार्टी कुछ भी बचने के लिए हमें नहीं लगता कि प्रयास कितना भी कर ले कुछ हो पाएगा। ठीक है, आपने एक बात कही, लेकिन मेरा ये मानना है, एक पॉलिटिकल कवर करते हुए लगभग 33-34 साल मुझे हो गए हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ऑब्ituary कभी नहीं लिखी जानी चाहिए। पता नहीं कब क्या हो, किस तरीके से हो। हाँ, माहौल बदला है, 2014 के बाद माहौल बदला है, एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी। दीपक जी भाई साहब, पॉलिटिकल पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज के सम्मान को बनाए रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के सम्मान में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अगर अस्तित्व को बनाए रखना चाहती हैं तो भारतीय वैल्यूज को भी बनाए रखना पड़ेगा। सांसदों, विधायकों के मर्यादित आचरण वाले उम्मीदवार लाने पड़ेंगे। अरे कहां से आ जाएंगे सर? कलयुग है, कलयुग में कहां से नैतिक मूल्यों वाले नेता आ जाएंगे? सबको लगता है कि जो सत्ता है उसकी तरफ भागो। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्ता एक बहुत बड़ा चुंबक होती है। अब संगीता जी, ममता जी हार गई चुनाव, आपने सरकार बना ली, 207 एमएलए के साथ बना ली, 294 में से आपने उनकी विधायक दल को तोड़ लिया, नया विपक्ष का नेता बना दिया ऋतुराज बनर्जी को, आपने सांसदों को तोड़ दिया। अब तो छोड़ दीजिए ममता जी को अपनी पार्टी चलाने के लिए, कि अभी भी कुछ बाकी है संगीता जी? नहीं, फिर से मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ कि हम लोगों ने नहीं तोड़ा, इन लोग में ही असंतुष्ट था। आपने देखा ममता जी का क्या हाल हो गया और ममता जी ने 15 साल में अपने बंगाल को लूट खसोट, भयभीत, डर से वो शासन कर रही थी 15 साल। अब उनका शासनकाल रहा नहीं, लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, नेता भी स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। इसलिए अगर वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, हमारी तो मैंने बार बार कहा है कि बीजेपी कभी भी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखती, वो राष्ट्रीय हित में विश्वास करती है, मुद्दों पे काम करती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चारों ओर विकास की नीति में वो विश्वास करती है। तो अगर हमारे विचारों से, हमारी नीति से अगर कोई नेता हमें या कार्यकर्ता हमें आना चाहता है तो उनका स्वागत है। और जहां तक ममता जी का अच्छा, एक तरफ आप कह रही हैं कि हम नहीं तोड़ रहे, दूसरी तरफ स्वागत भी कर रही हैं। गजब बात है संगीता सिंह जी, आपकी ये बातों को कोई मानेगा नहीं।
ममता दीदी पहले भगवान से भी ही ऊपर कहती सुन रहे होंगे थी, कि संगीता जी ने क्या बोला अकला पार्टी तोड़ने के बाद, अकला वो भी चलबो, हिसाब किताब अकला लिख रहे चलबो होंगे तो अब अकेले चित्रगुप्त रहेंगे, जी। है ना। आमी अकला चलबो, हाँ, तो अकला चलिए, अब आपके साथ कोई नहीं है, क्योंकि आपने जनता का तहस नहस कर दिया था अपने 15 साल के शासनकाल में, बंगाल को कंगाल बना दिया था, तो अब अकला चलो। ठीक है, एकला चलो। अब हक साहब ये बताइए, ये टीएमसी रहेगी पार्टी, दीदी संभाल पाएंगी पार्टी, क्या लगता है आपको? आपका आपका गट फीलिंग क्या कहता है? आप इतने साल जो है टीएमसी से जुड़े रहे, बताइए। दीपक जी देखिए, संभल संभल के चलने वाले को दूसरा नाम है ममता बनर्जी। उम्मीद कर रहे हैं जिस हिसाब से अभी नई कमेटी का गठन हुआ है, अभी हमारे यहाँ जो सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सभापति थे उनको चेंज किया गया है, तमाम डिपार्टमेंट को चेंज किया गया है। फिर से ममता बनर्जी देखिए आज रास्ते में खड़ी हो रही है। तो ममता बनर्जी देखिए एक बहुत ही जुझारू नेत्री है। हम समझते हैं आने वाले दिनों में फिर वो संघर्ष करेंगी और पार्टी को हो सकता है वो बचाने में कामयाब हो जाएंगी। इसलिए आप देखिए कि इधर लगातार एक हफ्ता के अंदर बहुत सारे चेंजिंग आए हैं, लेकिन हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 20 से 22 समझ लीजिए कि एनसीपीआई में जिनका विलय हुआ है, जो चुने गए हैं उसमें चले गए हैं, तो वो उनका कहना है कि देखिए हम जो है ममता बनर्जी के चुनाव चिन्ह पे जीते हैं, लेकिन हमें लोगों ने वोट दिया है, लेकिन मैं विकास के लिए, मैं डेवलपमेंट के लिए मैं एनडीए का समर्थन करूंगा, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा था। ये देखिए अभी रचना बनर्जी भी पार्लियामेंट से कह रही थी या और भी लोग कह रहे थे। तो ये देखिए अब जितने भी लोग गए हैं तो वो डेवलपमेंट के लिए गए। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे जब तृणमूल कांग्रेस की जब सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तो उस हिसाब से हम अपने क्षेत्र में काम नहीं करते थे, तो इस वजह कर उन लोगों ने समझ लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए, इसलिए कि जब केंद्र में जब सरकार है भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल में भी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी का, तो दोनों के गठजोड़ से एक अच्छा समझ लीजिए समीकरण बैठने से डेवलपमेंट होगा। तो इस वजह कर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए और जो हमारे 80 विधायक में से 58 से 64 जो विधायक जो अलग हुए, उसका समझ लिए रीजन सिर्फ न सिर्फ कहीं न कहीं गुस्सा नाराजगी थी वो अपोजिशन लीडर के नाम से, जो मतलब कहीं न कहीं इस वजह कर हमारी पार्टी में डिवाइड हुई। आने वाले दिनों में समय लगेगा दीपक जी, हो सकता है कि पार्टी में सुधार आ जाएगी, बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत कांटों भरा सफर है ममता बनर्जी के लिए। अभी जो मौजूदा जो सफर है कांटों भरा सफर है, कांटों से चल करके गुजरना होगा, इसलिए कि हमारे तमाम नेता के अंदर समझिए बहुत ही सारे लोग दागी इसमें, परसेंटेज देखेंगे तो दागी इसमें है। इसलिए कि जो हिसाब से बदनामी तृणमूल कांग्रेस की हुई है भारत के इतिहास में, देखिए स्कैम हर जगह होता है, लेकिन इस तरह का स्कैम छोटे छोटे लेवल पे समझिए यहाँ स्कैम था जो किसी भी राज्य में इस तरह का स्कैम नहीं देखा गया है। अब अक्सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ममता दीदी के साथ है कि ममता दीदी के खिलाफ है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बंगाल में स्कैम हुआ, नारदा हुआ, शारदा हुआ, टीचर भर्ती घोटाला हुआ, बालू घोटाला हुआ, अरे पानी घोटाला हुआ। दीपक जी आज देखिए जितने भी लोग हैं, आज समझ लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद में जो जो लोग, बहुत सारे लोग जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं, और देखिए ये मामला है, ऐसी बात नहीं है। आज जो हमारे पश्चिम बंगाल में वाकई में ये बात मैं भी स्पष्ट करता हूँ कि भय की राजनीति थी, डर की राजनीति थी, लेकिन अभी एक ऐसी सरकार आई है जो भय मुक्त सरकार, इसमें मुझे बोलने में कोई किस तरह का हिचकिचाहट नहीं है। जो पश्चिम बंगाल के लोग जो कोई मतलब हमारे ही एमपी या हमारे ही विधायक या हमारे ही कोई भी मतलब लीडर सोचे थे छीनने के लिए, लेकिन आज तो वो बोल रहे हैं, मीडिया के सामने में बोल रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि अब डर खत्म हो गया। अब सरकार जो है एक ऐसी सरकार आई है जो डर की से निकल कर करके एक सरकार बनी है, और बहुत अच्छा एक मैसेज है कि वो देखिए अपोजिशन के नेताओं को भी बुला रहे हैं। ये इससे पहले हमारी सरकार जब 15 साल दीपक जी थी, तो इस तरह के अपोजिशन लीडरों को जितने भी प्रशासनिक प्रोग्राम हुआ, अभी 2 दिन पहले कोलकाता के कॉर्पोरेशन में एक प्रोग्राम हुआ, तमाम लोगों को वहां बुलाया गया। इस तरह का प्रोग्राम जो है हमारी सरकार नहीं कर पाई, जो अभी शुभेंदु अधिकारी जी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में समझ लिए कि तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जो बहुत कड़ी समझ लिए ये करनी होगी, मेहनत करनी होगी।
ठीक है। दीपक जी। अब देखिए, अब मैं क्या बोलूं, अब मैं हक साहब से सवाल भी क्या पूछूं। उन्होंने वो तमाम बातें की थी। देखिए संगीता जी, ब्रेन वॉश का कितना असर है देख लीजिए संगीता जी, देख लीजिए आप। और संजय द्विवेदी जी, आपके एमपीज भी इसी तरह ब्रेन वॉश हो चुके हैं। वो कह रहे हैं हमको विकास चाहिए, हमको फंड चाहिए, हमको अपने जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ चाहिए, इसीलिए वो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह दूं, देखिए दीपक जी, भाई साहब जो बैठे हुए टीएमसी कार्यकर्ता नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इनको जबरदस्ती टीएमसी बना के मेरे आ गए। ये इस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं तो बहुत ही अलग है। ये इनका अपना दुकान से मतलब नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं टीएमसी के लिए, जिसके लिए भी कह रहे हो, जो राजस्त्रीय पार्टियां हैं उनको तोड़ना आसान है दीपक जी, ये आप जानते होंगे इस चीज को। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां उनको तोड़ना आसान नहीं है। भाई ममता बनर्जी की पार्टी भी प्रदेश स्तरीय पार्टी थी, कल समाजवादी भी टूट सकती है। चुनाव आने जा रहे हैं, एफआईआर होके वो चुनाव हार जाएंगे। एफआईआर का मतलब क्या है? देखिए, आप पहले जब होता था वोटर उससे धब्बे लगते थे, तब क्या होता था, लोग जान नहीं पाते थे किस बूथ से कितना वोट मिला। आज की डेट में क्या है, जब हम इससे वोटिंग कर रहे हैं मशीन से, तो ये मालूम चल जाता है किस जगह से हमें कितने वोट मिले। एसआईआर का काम क्या है? एसआईआर उन्हीं बूथों में जा रही है, उन्हीं जगह पे जा रही है विधानसभा के, जहां में वोट हमको बीजेपी वोट नहीं मिले। उन वोटों को हटा दे रही है चुनाव। हटाने के बाद जो है, जब चुनाव आ रहा है तो ऑटोमेटिक 50 सीटें जो है आदमी हार जा रहा है। तो जो हारने का प्रतिशत आज टीएमसी का आया है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जहां जहां एसआईआर कराई गई है वहां यही आ रहा। कल उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी जो है वो 40 से 50 सीटें ले पाएगी, आप देख लीजिएगा। इसके बाद उसका भी तोड़ हो जाएगा, उसको भी तोड़ दिया जाएगा। तो जहां जहां राजस्त्रीय पार्टियां हैं वो निश्चित है आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगी। जहां तक आप बात कर रहे हैं, अब मुझे डाउट हो रहा है कि आप वाकई में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हैं। आप खुद अपनी ऑब्ituary लिख रहे हैं संजय द्विवेदी जी, आप खुद कह रहे हैं रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। कंपनी की तरह कि आप बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। आपको अगर जेल नहीं जाना है तो जो हम कह रहे हैं वो करिए। बिल्कुल, देखिए कितने बार ईडी और सीबीआई के लिए, अरे ऐसे काम ही क्यों करो भाई कि जेल जाना पड़े। नीतीश कुमार इतनी बार बदले बीजेपी के साथ, उनके खिलाफ कोई केस हुआ है सीबीआई का? बताइए द्विवेदी जी, आपके के नेताओं पर क्यों केस होता है? चुनाव जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द्विवेदी जी सवाल का तो जवाब दीजिए। नीतीश कुमार ने कई बार पलटी मारी, बीजेपी के खिलाफ गए, इंडिया गठबंधन बनवाया, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ तो एक भी केस नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं था। अगर आपके नेता गड़बड़ करेंगे, आपके नेता चोरी करेंगे, आपके नेता घोटाले करेंगे, तो ईडी सीबीआई तो ढूंढेगी ना उनको। आज एडमिशन आए थे तो दोबारा घबरा के चले गए। अब देखिए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, क्या पता अंदर क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, क्या हुआ? उनकी पार्टी क्या हुई? गाँव की पार्टी खत्म हो जाएगी उनकी, वो भी पार्टी खत्म। वहां बीजेपी क्या आपकी बची है? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप उठा के देख लीजिएगा। अभी 4 दिन बाद जो बात मैं कह रहा हूँ, दोबारा में डिबेट करने बैठ गया कुछ। कल को जेडीयू पार्टी जो है बिहार में खत्म, तो एक ऐसे खत्म कर दी धीरे से। इस तरह से जितनी पार्टियां प्रदेश पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। शरद पवार की पार्टी खत्म की। अरे भूलिए मत संजय द्विवेदी जी, नीतीश कुमार बिना बीजेपी के क्या थे ये बताइए। और आज तक नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार बिना बीजेपी के क्या थे बिहार के अंदर? मैंने तो वो राज देखा है लालू राबड़ी का। उसके बाद नीतीश कुमार के पास जब गिनती के एमएलए थे तब बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। मैं बात कर रहा हूं 2000 की। तो संजय द्विवेदी जी ये मत भूलिए कि नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने में बीजेपी का एक बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा संगीता जी अब एक बात बताइए। रुक जाइए संजय जी, रुक जाइए। 26 साल पहले संजय जी 26 साल में नीतीश कुमार को ऐसा नहीं बना दिया था। जानते नीतीश कुमार का यहाँ राज्य, जैसे महाराष्ट्र में बाला साहब से गठबंधन किया, जब कोई नहीं जानता था बीजेपी को, आज बीजेपी को महाराष्ट्र में जानने लगे। तो ये तो उनकी नीति है ना। पीडीपी से गठबंधन किया, वहां पे जगह बना ली। हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन किया, वहां अपनी जगह बना ली, जेजेपी गायब हो गई। यूपी मायावती से गठबंधन किया, मायावती गायब हो गई। तो जहां जहां इन्होंने जिससे गठबंधन किया वो गायब हो गया। कल आप देख लीजिएगा एकनाथ शिंदे
और अजीत दादा पवार अब मैं आपको बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। आपको याद है 2014 के अंदर क्या हुआ था? 2014 में शिवसेना, सुन लीजिए संजय द्विवेदी जी, 2014 में शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद चूंकि आप पुराने एलाइंस थे, इसीलिए शिवसेना को भी सरकार के अंदर शामिल किया गया था। संजय द्विवेदी जी भूलिए मत इस बात को। चलिए संगीता जी, अब चलते चलते बता दीजिए। इन्होंने एनसीपी गठबंधन बाहर से लिया था, ये आप भूल रहे इस चीज को। एनसीपी ने गठबंधन जो समर्थन दिया था बाहर से दिया था, तब इन्होंने सरकार बनाई थी। शिवसेना बाद में इनके साथ शामिल। अरे भाई शिवसेना शामिल तो हुई ना, आपने अलग अलग चुनाव लड़ा था, फिर भी शामिल हुई ना शिवसेना। 5 साल आपको लेके चले ना, वो पलटे तो आप थे 2019 के इलेक्शन के बाद। आप ये कहने लगे हमको मुख्यमंत्री बनाओ। इसलिए पलटे, इसका भी कारण सुन लीजिए। अजीत दादा पवार से सरकार न बनाई होती तो हम ना पलटते। सरकार ने जो बना दी, हमको पूछा नहीं, राज्यपाल क्या नहीं ले गए, तो जो हमको मालूम चला कांग्रेस एनसीपी से हमारा गठबंधन हो सकता है, तब गठबंधन कर लिया। उसमें क्या हमने गलत किया? भाई महाराज के बाला साहब भी कहते थे, अगर महाराज के हित में कोई निर्णय लेना हो तो आप ले सकते हैं। ये महाराज अच्छा, जब आपको गद्दी में बैठना हो तो महाराज के हित में निर्णय, जब आपके लोग टूट जाएं तो महाराज के हित में निर्णय। जब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के नेता कभी कभी। अब संगीता जी, आप उठा के सुन लीजिए उनके। अब हो गया संजय द्विवेदी जी। आप संगीता जी ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के बताइए कि अगली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? एनसीपी शरद पवार है या समाजवादी पार्टी है? कहां चलने वाला है ऑपरेशन लोटस? शरद पवार दोनों। अब हो गया भाई मेरे आपका प्रवचन, अब मुझे बोलने दीजिए। प्रवचन आपको प्रवचन लगे जैसे आप। अब याद रखिएगा संगीता जी, आप ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कह रही है। पूरे अपने प्रवचन में क्या केवल आरोप मैंने कोई नहीं लगाया। जो शब्द है वो मैंने बताया। आपको मंथन करने की संगीता जी, आपके पार्टी के लोग टूट के आ रहे हैं। सॉरी, मैंने हमने तो आरोप कुछ नहीं नहीं लगाया। किया, आपके नेतृत्व में असंतोष है, हमने तो कुछ नहीं किया। पार्टी आप छुट्टी कुछ अगर आ करते गई, हैं भाई। हमने तो कुछ नहीं आप किया। कुछ नहीं अगर करते। आपके लोग आ मुख्यमंत्री रहे बना हैं तो देते हैं। आप प्रश्न उनसे आप मुख्यमंत्री पूछिए ना। बना देते तो हैं। आप तो शुरू से आप प्रवचन मुख्यमंत्री की बना तरह देते एक हैं। के एक बाद नाथ शिंदे एक अलग बात हुए, का हल्ला आपने सुना मुख्यमंत्री रहे हैं। बना दिया। और हम लोग क्यों बहुत मुख्यमंत्री बना संयम से दिया? आपकी क्यों फालतू मुख्यमंत्री बातों को बना सुन दिया रहे भाई? हैं। और आपने अगर मुख्यमंत्री निष्कर्ष क्यों बना दिया? निकालिए, तो अगर यही है आपका कि कोई केवल मतलब आरोप नहीं शब्द है, बस कोई एक मतलब नहीं आरोप है, लगाने के मुख्यमंत्री सिवा क्यों आपने बनाया कुछ नहीं आपने? किया। और शुरू जी दादा से अंत मुख्यमंत्री तक क्यों केवल बनाया अपने आपने? प्रवचन में आपने मुख्यमंत्री आरोप क्यों पे आरोप, बनाया? आरोप पे आरोप, मुख्यमंत्री आरोप पे क्यों आरोप बनाया? लगाया। मुख्यमंत्री अरे क्यों भाई बनाया? मेरे भैया मेरे, क्यों आपको ये मुख्यमंत्री मतलब बनाया? करने की क्यों जरूरत मुख्यमंत्री है बनाया? कि क्यों आपके मुख्यमंत्री पार्टी के बनाया? लोग टूट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आप क्यों अपने बनाया? पार्टी के लोग मुख्यमंत्री क्यों बनाया था? पूछिए कि क्या कारण है, क्या कारण है? मुख्यमंत्री क्यों तो बनाया था? आपके मुझे बता पक्ष में दीजिए। हमारे आपने देश मतलब सरकार नहीं। पक्ष- अरे आपने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि वो आपकी पार्टी तोड़ रहे थे। मुख्यमंत्री बीजेपी क्यों को बनाया सत्ता में आपने आना था, बताइए? आपने इसलिए मतलब बनाया नहीं था। मुख्यमंत्री। आपने कुछ तोड़ा नहीं, आपने कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री आपने बना दिया। क्यों मुख्यमंत्री बना दिया भाई? जब आपने कोई मतलब नहीं, तो छोड़ में आपका मतलब नहीं, कोई मतलब, मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? क्यों मुख्यमंत्री बना दिया? अरे भाई क्यों मुख्यमंत्री बना दिया? चुनाव आयोग से मिलके संगठन में धन्यवाद दिलवा दिया। क्यों दिलवा दिया भाई? ये इसलिए दिलवा दिया कि आपको इससे फायदा है। रीजन खोजिए, जनता के बीच में जाइए, जनता के लिए कार्य कीजिए। चार दीवारी में घुस के राजनीति नहीं होती। राजनीति अरे जब वो राजनीति आप कर रहे हैं, जो धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, आपको जनता के बीच जाके 400 सांसद लाने चाहिए थे। जनता के तभी जो ठीक है, अब आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। मेरे पास वक्त भी खत्म हो गया है, वक्त भी खत्म हो गया है। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी आपका, संगीता जी आपका, एहतशामुल भाई आपका, और संजय द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप द्विवेदी जी थोड़ा नजर रखिएगा, अभी एमएलए टूटने वाले हैं। 20 में से 16 खबर पक्की है मेरे पास, 20 में से 16 एमएलए टूटेंगे, इस पर भी हमारी नजर होगी।